प्यारे बच्चों, आर्ट्स विषय इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम हो चुका था और हम लोगों ने आर्ट्स विषय का इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मिलान कर लिया था। बहुत सारे बच्चे का एग्ज़ाम अच्छा गया था और बहुत सारे बच्चे का ख़राब गया है। तो ये हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी देख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। 11th क्लास वाले बच्चे जो 12th में जाएंगे वे भी इसे ध्यान से देख सकते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल DRGP82 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो ये आपका विषय निष्ठ आधारित प्रश्न आया था एग्जाम में, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन था आर्थिक समस्या क्या उत्पादन करे से क्या तात्पर्य है। तो क्या उत्पादन किया जाए की समस्या आधिकारिक रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं के चयन की समस्या है जिनका उत्पादन सीमित संसाधनों द्वारा किया जाना है। दूसरा क्वेश्चन था बाजार में मांग अधिक की स्थिति कब उत्पन्न होती है। तो मांग अधिक एक ऐसी स्थिति है जब एक दी गई कीमत पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा उसकी आपूर्ति की मात्रा से अधिक होती है। तीसरा क्वेश्चन था यदि एक एकाधिकारी वस्तु के लिए बाजार मांग वक्र Q बराबर 25 - 2P है तो एकाधिकारी के लिए कुल आगम वक्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर यदि बाजार में वस्तु की मांग वक्र Q बराबर 25 - 2P है तो आगम वक्र मतलब TR की परिभाषा यह होती है कि वह वक्र होती है जो एकाधिकारी की कुल आय को वस्तु की मात्रा और मूल्य के बीच रिश्ते को दर्शाती है। मतलब जो कुल आगम होता है वो वस्तु का मूल्य और उसका मात्रा का गुना होता है। एकाधिकारी के लिए बाजार मांग वक्र Q बराबर 25 - 2P है। यहाँ Q एकाधिकारी द्वारा खरीदी गई इकाइयों की संख्या है और P उनकी आय दर्शाता है। मतलब यहाँ पर जो Q है वो मात्रा को दर्शाता है और ये जो P है वो मूल्य को दर्शाता है। तो इस मांग वक्र को लिखने के लिए हमें P और Q को हल करना होगा। तो Q बराबर आपका क्या हो जाएगा। तो Q बराबर ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 25 - 2P। यहाँ देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका Q बराबर 25 - 2P। बस वही चीज़ को यहाँ मैंने लिख दिया है Q बराबर। अब यहाँ से हम लोग P का मान निकालेंगे तो P को उठा के बराबर की इधर करेंगे तो हो जाएगा 2P बराबर 25 और ये Q इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा इस तरह। तो P बराबर क्या हो जाएगा 25 - Q और ये 2 गुना में है तो यह भागा में आ जाएगा तो ये इस तरह बन गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। इससे हम देख सकते हैं कि जब Q बढ़ता है तो P कम होता है, क्योंकि दोनों में उल्टा संबंध हो गया और यहाँ इसमें माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब जब मात्रा बढ़ता है तो मूल्य क्या होता है, कम होता है। एकाधिकारी के लिए कुल आगम वक्र ज्ञात करने के लिए हम आगम वक्र को Q और P के लिए लिख सकते हैं। तो आगम वक्र बराबर फॉर्मूला होता है मतलब TR बराबर मूल्य गुने मात्रा, मतलब Q गुने P कर सकते हैं। तो Q और P का मान अभी जस्ट निकाले हैं। यहाँ पर देखिए P बराबर आप मान निकाल चुके हैं 25 - Q बटा 2 होता है। बस यहाँ गुना का गुना लिख दिया और P के जगह वो जो मान ऊपर निकाले थे ये वाला मान को यहाँ P के जगह पर रख दिए। अब ये Q से क्या हुआ, गुना हो गया। तो Q को 25 से गुना किए तो 25Q और ये माइनस Q गुना Q हो गया Q² बटा 2। TR बराबर आपका हो गया इतना। तो इसलिए एकाधिकारी के कुल आगम वक्र वह होगा, मतलब क्या होगा, तो TR बराबर हो जाएगा 25Q - Q² बटा 2। अगला क्वेश्चन है सीमांत आगम को परिभाषित कीजिए। तो उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई से कुल आगम में होने वाली वृद्धि सीमांत आगम कहलाती है। अगला क्वेश्चन है मंदी से क्या तात्पर्य है। तो 1974 में अमेरिका के अर्थशास्त्री जूलियस सिस्किन ने मंदी को लेकर एक विवरण दिया था। उन्होंने कहा था कि ग्रोथ में लगातार 2 तिमाही तक गिरावट आए तो इसे मंदी माना जा सकता है। आर्थिक गतिविधियों में इस तरह की मंदी कुछ तिमाहियों तक बनी रह सकती है। इससे अर्थव्यवस्था के विकास में पूरी तरह से बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे में आर्थिक संकेतक जैसे GDP, कॉरपोरेट मुनाफा, रोजगार आदि में गिरावट आती है। सरकार के राजस्व प्राप्ति से आप क्या समझते हैं। तो सरकार द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर और शुल्क, निवेशों पर प्राप्त ब्याज और लाभांश,
तथा विभिन्न सेवाओं के बदले प्राप्त रकम को राजस्व प्राप्ति या राजस्व कहा जाता है। 7वां क्वेश्चन है मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है। तो जब किसी देश द्वारा मुद्रा की विनिमय दर अन्य देशों की मुद्राओं से कम कर दिया जाए ताकि निवेश को बढ़ावा मिल सके तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। अब आपका लघु उत्तरीय प्रश्न था, रेखाचित्र से स्पष्ट कीजिए कि सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। तो सबसे पहले हम लोग कुल उपयोगिता को जान लेते हैं। तो उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाले वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के संपूर्ण योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। TU बराबर सिग्मा MU, मतलब सीमांत उपयोगिता जोड़ेंगे तो कुल उपयोगिता मिलता है। अब आपका है सीमांत उपयोगिता। तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग बढ़ाने पर कुल उपयोगिता में जितनी वृद्धि होती है उसे वस्तु की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। MU बराबर TUN, यहाँ पर आपका बराबर के जगह माइनस हो जाएगा, मतलब MU बराबर आपका हो जाएगा TUN माइनस TUN-1, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ संबंध है, तो कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में संबंध। तो मात्रा दिया हुआ आपका कहाँ तक, 5 तक, ये आपका कुल उपयोगिता दिया हुआ है। सीमांत उपयोगिता कैसे निकलेगा, तो ये खाली रह जाएगा, 8 में 0 को घटा देंगे तो 8, 14 में 8 को घटा देंगे तो 6, 18 में 14 को घटा देंगे तो 4, 20 में 18 घटा 2 और यहाँ 0 हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कुल उपयोगिता जैसे जैसे बढ़ रही है सीमांत उपयोगिता घट रही है, और जब आपका कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाता है 20, तो सीमांत उपयोगिता वहाँ क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। इसी के आधार पर ये ग्राफ बनाया गया है। ये ग्राफ को आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये सीमांत उपयोगिता रेखा है और ये कुल उपयोगिता रेखा है। सीमांत उपयोगिता गिर रहा है तेजी के साथ, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब सीमांत उपयोगिता अक्ष को स्पर्श कर देती, काटती है, मतलब शून्य हो जाती है, तो यहाँ कुल उपयोगिता क्या होती है, अधिकतम होती है। और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, मतलब ये अक्ष से नीचे आ जाती है, तो कुल उपयोगिता घटना प्रारंभ कर देती है। तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि चित्र और तालिका से निम्न बातें स्पष्ट है। जब सीमांत उपयोगिता गिरती है तब कुल उपयोगिता में घटती दर पर वृद्धि होती है, और जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता गिरना शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन है अल्पकालीन औसत लागत वक्र U आकार की क्यों होती है। तो अल्पकाल में औसत लागत U आकार की होती है, इसके निम्नलिखित कारण है। पहला, परिवर्तनशील अनुपात। तो अल्पकाल में स्थिर साधनों को स्थिर रखकर जब परिवर्तनशील साधन में वृद्धि की जाती है तो सबसे पहले उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है, जिसे लागत ह्रास नियम कहा जाता है। इसके बाद लागत समता नियम और अंत में लागत वृद्धि नियम लागू होता है, जिसके कारण लागत वक्र U आकार की होती है। यहाँ हम लोग ग्राफ में देख सकते हैं, शुरू में क्या होता है, लागत ह्रास नियम, यहाँ से यहाँ तक होता है लागत ह्रास नियम, जिसको हम लोग उत्पत्ति वृद्धि नियम कहते हैं। यहाँ पर जो है वो अगर लागत समता नियम होता है और उसके बाद लागत वृद्धि नियम हो जाता है, जिसके कारण ये क्या वक्र बनता है, U आकार का बनता है। तो चित्र में A से B तक लागत ह्रास नियम, B पर समता नियम तथा B से C तक लागत वृद्धि नियम लागू होता है। इसका अगला पॉइंट है औसत लागत, औसत स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत का योगफल होता है। तो हम जानते हैं कि TC बराबर TFC प्लस TVC होता है, मतलब जो कुल लागत होता है वो कुल परिवर्तनशील लागत और कुल स्थिर लागत का योग होता है। मतलब TFC आपका हो गया कुल स्थिर लागत और TVC हो गया आपका कुल परिवर्तनशील लागत, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल लागत मिल जाएगा। अब हमको इसको औसत में बदलना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्पकालीन औसत लागत U आकार की क्यों होती है। तो औसत लागत जानने के लिए हमको क्या करना होगा, सभी को उत्पादित इकाई से भाग दे देना होगा। तो उत्पादित इकाई को हम मान लिए हैं X, तो X से सभी को भागा दे देंगे, सबके नीचे X लगा दिए, तो TC भागा X हो जाएगा आपका AC, TFC भागा X हो जाएगा AFC और TVC भागा X हो जाएगा AVC। जहाँ X उत्पादन है, TC कुल लागत है, TFC कुल स्थिर लागत है। तो TVC कुल परिवर्तनशील लागत, AC औसत लागत, AFC औसत स्थिर लागत और AVC औसत परिवर्तनशील लागत होगा। इसको हम लोग ग्राफ में देखेंगे तो ये आपका AFC हो गया, ये आपका AVC हो गया, इसमें सटता नहीं है, इसके नज़दीक जाता है, और ये आपका औसत लागत है। तो यहाँ आपका औसत लागत जो है वो कैसे मिलेगा, तो हम लोग
AFC और ABC को अगर हम जोड़ देंगे तो हमको AC वक्र मिलेगा। कैसे जोड़ना है, तो यहाँ से जैसे Q1V1 जोड़ Q1F1 प्लस मेरा मिल जाएगा Q1A1, फिर Q2V2 जोड़ Q2F2 बराबर आपका हो जाएगा Q2A2 हो जाएगा। फिर यहाँ से QF3 जोड़ Q3V3 बराबर QA3 बन जाएगा। तो सब बिंदु को हमको मिलाएंगे तो हमको औसत लागत U आकार का प्राप्त हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ चित्र में AFC ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकती है लेकिन अक्ष को स्पर्श नहीं करती है। यह बतलाती है कि उत्पादन के बढ़ने से औसत स्थिर लागत घटती है लेकिन शून्य नहीं होती है। AC वक्र दोनों के योगफल से U आकृति की प्राप्त होती है। तो यहाँ पर औसत लागत है, जैसे ये आपका Q1A1 औसत लागत हो जाएगा। औसत लागत का पॉइंट है, मतलब देखिए यहाँ Q1A1 Q2A2, तो यहाँ पर यह बना, और ये आपका AFC का है बिंदु, तो Q1F1 यहाँ से Q1 और ये F1 Q1F1 जोड़ Q1V1 तो हमको क्या मिलेगा, Q1A1 मिलेगा। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। फिर आपको Q2F2 को जोड़ेंगे Q2V2 से तो हमको क्या मिलेगा, Q2A2 मिलेगा। तो वही चीज़ लिखा हुआ है। तो हमको ये क्या होगा, ये जो प्राप्त हुआ सब बिंदु मतलब Q1A1 बिंदु, यहाँ पर ये बिंदु जो प्राप्त हुआ सब बिंदु को मिलाएंगे तो हमको औसत लागत मिलेगा जो U आकार का होगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि का बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा, रेखाचित्र से स्पष्ट कीजिए। तो जब बाजार में फर्मों की संख्या स्थिर रहती है तथा यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाती है तो बाजार मांग में वृद्धि हो जाती है। मतलब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगा तो बाजार मांग में वृद्धि होगा, जिससे मांग वक्र दाहिनी तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिससे संतुलन कीमत में तथा संतुलन मात्रा में वृद्धि होती है। इसे हम निम्न रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, पहले मूल्य आपका क्या था, तो मूल्य आपका OP था, मात्रा आपका OQ था, मांग DD था, आपूर्ति आपका SS था। दोनों संतुलन बिंदु कहाँ हो रहा है, A बिंदु पर। अब मान लीजिए उपभोक्ता का आय बढ़ जाता है, तो आय बढ़ने से क्या होगा, उसका जो मांग वक्र है DD वो दाहिनी ओर शिफ्ट कर जाएगा और D1 वक्र बन जाएगा, जिससे क्या हो रहा है, मूल्य OP से बढ़कर OP1 हो जा रहा है और मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो जा रहा है। संतुलन बिंदु B पर हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि उपभोक्ता का आय बढ़ने से वस्तु का मूल्य और मात्रा दोनों बढ़ता है। यही चीज़ को यहाँ चित्र का डिफाइन लिखा हुआ है कि रेखा चित्र में DD तथा SS क्रमशः बाजार मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र है। दोनों एक दूसरे को A बिंदु पर काटते हैं जहां संतुलन कीमत OP तथा संतुलन मात्रा OQ निर्धारित होती है। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो इस कारण मांग वक्र DD से बढ़कर D' हो जाता है तथा नया संतुलन बिंदु B पर प्राप्त होता है, जिस पर संतुलन कीमत बढ़कर OP' तथा संतुलन मात्रा बढ़कर OQ1 हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, GDP क्या है। 3 विधियों से GDP की गणना के लिए 3 निष्पत्तियों को लिखें। तो यहाँ किसी भी देश में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित हुई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। मतलब GDP जो होता है वो सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। तो GDP की गणना की 3 निष्पत्तियाँ इस प्रकार है। पहला, उत्पाद विधि या मूल्य वर्धित विधि। यह वह विधि है जो अर्थव्यवस्था में प्रत्येक उत्पादक उद्यम द्वारा जोड़े गए मूल्य के संदर्भ में राष्ट्रीय आय को मापती है। इसकी गणना की जाती है GDP MP बराबर बाजार मूल्य पर प्राथमिक क्षेत्र में सकल मूल्य वृद्धि प्लस बाजार मूल्य पर द्वितीय क्षेत्र में सकल मूल्य वृद्धि प्लस बाजार मूल्य पर तृतीय क्षेत्र में सकल मूल्य वृद्धि। फिर होगा आपका बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होगा, बराबर आपका हो जाएगा GDP MP, मतलब सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर माइनस मूल्य ह्रास कर देंगे तो वो बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद हो जाएगा। फिर आपका कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद होगा GDP MP माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, और राष्ट्रीय आय हो आपका हो जाएगा GDP MP प्लस NFIA, मतलब विदेशों से प्राप्त निवल आय।
दूसरा है आय विधि। तो इस पद्धति के तहत राष्ट्रीय आय को उत्पादन के कारकों के मालिकों को भुगतान के संदर्भ में मापा जाता है। शुद्ध घरेलू आय बराबर कर्मचारियों का मुआवजा प्लस परिचालन अधिशेष प्लस स्वरोजगार की मिश्रित आय। राष्ट्रीय आय बराबर आपका हो जाएगा शुद्ध घरेलू आय। तो शुद्ध घरेलू आय का यही फॉर्मूला है। तो यहाँ शुद्ध घरेलू आय प्लस NFIA मतलब विदेशों से निवल कारक आय। तीसरा आपका इस पद्धति के तहत अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर व्यय के संदर्भ में राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। GDP-MP बराबर निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सकल घरेलू अस्थायी पूंजी निर्माण प्लस स्टॉक में परिवर्तन प्लस शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात मतलब आयात माइनस निर्यात को करेंगे तो शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर GDP-MP माइनस मूल्यह्रास हो जाएगा और GDP-MP बराबर हो जाएगा GDP-MP माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। और राष्ट्रीय आय जो होगा वो आपका होगा NDP-MP प्लस NFIA। NFIA क्या है तो यहाँ देखिए लिख दिए हैं विदेशों से निवल कारक आय है। 12वां नंबर क्वेश्चन है रेपो दर क्या है, परिभाषा देना। तो रेपो दर वह दर है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक अपने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। उसके बाद था आपका वैधानिक तरलता अनुपात। तो व्यापारिक बैंकों को अपने कुल जमा मतलब निवल मांग एवं समय देयता NDTL मतलब ये निवल मांग एवं समय देयता को NDTL कहेंगे का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास नगद स्वर्ण एवं अल्पकालीन आभारित सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में संरक्षित रखना होता है, जिसे हम लोग वैधानिक या सावधिक तरलता अनुपात SLR कहते हैं। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति के एक उपकरण के रूप में इसमें समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। मतलब वो यदि साख का विस्तार करना चाहेगा तो SLR को क्या कर देगा, कम कर देगा, और अगर संकुचन करना रहेगा तो SLR को बढ़ा देगा। अगला है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति MPC और बचत की सीमांत प्रवृत्ति MPS को परिभाषित कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि MPC प्लस MPS बराबर 1 होता है। तो आय में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। तो MPC बराबर डेल्टा C बटा डेल्टा वाई। यहाँ डेल्टा C जो है उपभोग में परिवर्तन को बता रहा है और डेल्टा Y आय में परिवर्तन। अब है आप लोग बचत प्रवृत्ति। तो आय में होने वाले परिवर्तन के कारण बचत में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। तो MPS बराबर होता है डेल्टा S बटा डेल्टा वाई। यहाँ डेल्टा S है बचत में परिवर्तन और डेल्टा वाई है आय में परिवर्तन। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS के संबंध को निम्नलिखित समीकरण से स्पष्ट किया जा सकता है। तो MPC बराबर होता है डेल्टा C बटा डेल्टा वाई और MPS होता है डेल्टा S बटा डेल्टा वाई। तो हम जानते हैं कि संतुलन का एक फॉर्मूला होता है डेल्टा Y बराबर डेल्टा C प्लस डेल्टा S। इस फॉर्मूला में हम लोग बैठा देंगे, डेल्टा Y की जगह बैठाएंगे डेल्टा C बटा डेल्टा वाई प्लस डेल्टा S बटा डेल्टा है। मतलब इसको हम लोग तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका MPC प्लस MPS बराबर डेल्टा C बटा डेल्टा वाई प्लस डेल्टा S बटा डेल्टा वाई बराबर, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो डेल्टा Y हो जाएगा और ऊपर से होगा डेल्टा C प्लस डेल्टा S। अब यहाँ पर डेल्टा C प्लस डेल्टा S के जगह पर क्या मान है, तो डेल्टा C प्लस डेल्टा S बराबर है आपका डेल्टा Y। तो यहाँ इसके जगह पर ऊपर में डेल्टा Y बैठा देंगे और नीचे डेल्टा Y है ऑलरेडी, कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो इससे सिद्ध हो गया कि MPC प्लस MPS बराबर 1 होता है। और यदि MPC का मान निकालना है तो MPS को उठा के इधर ले आएंगे तो 1 माइनस MPS हो जाएगा, और MPS का मान निकालना है तो MPC को उठा के इधर ले आएंगे तो 1 माइनस MPC हो जाएगा। मतलब MPS बराबर 1 माइनस MPC हो जाएगा। तो समीकरण से स्पष्ट है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का योग सदैव 1 के बराबर होता है। MPC तथा MPS के उपयुक्त संबंध से स्पष्ट है कि आय के दो मुख्य कार्य हैं, उपभोग तथा बचत। उपभोग और बचत मिलकर आय के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग फलन C बराबर 150 प्लस 0.6y है तो MPC तथा गुणक का मान ज्ञात कीजिए। तो वहाँ यहाँ आय के साथ जो लगा हुआ है यह 0.6, यही आपका MPC है। तो उपभोग फलन ये पूरा आपका क्या है, उपभोग फलन। तो उपभोग फलन आपका 150 प्लस 0.6y हो गया
और ये y के साथ जो वो MPC है, तो MPC बराबर आपका 0.6 हो गया। तो ये ज्ञात हो गया 0.6। अब हम लोग गुणक का जब मान निकालेंगे तो गुणक का फॉर्मूला होता है K बराबर 1/1 माइनस MPC। अब MPC की जगह 0.6 बैठा दिए, एक में 0.6 को घटा देंगे तो 0.4 आ जाएगा, और ऊपर है आपका 1, ये पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा क्या 10/4। अब 4 से 10 को भागा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा गुणक 2.5। तो अतः MPC 0.6 और गुणक के बराबर 2.5 होगा। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित स्थितियों को रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाएं। तो क्या है? पूर्णतया लोचदार मांग, पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र, इकाई के बराबर लोचदार मांग वक्र। तो सबसे पहले मांग की लोच। तो प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे मांग की कीमत लोच कहते हैं, या मांग की लोच कहते हैं। मांग की लोच बराबर फॉर्मूला होगा माइनस मांग में प्रतिशत परिवर्तन बट्टा मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, या फिर हम इसको सांकेतिक भाषा में लिख सकते हैं माइनस डेल्टा Q बट्टा डेल्टा P गुना P बट्टा Q। अब ग्राफ में बताना है पूर्णतः लोचदार मांग को, तो पूर्णतः लोचदार मांग का ये ग्राफ है, आपका देख सकते हैं। तो जब मूल्य में कमी होने पर मांग में अनंत वृद्धि हो जाए तथा मूल्य में अल्प वृद्धि होने पर मांग घटकर शून्य हो जाए तो वो मांग पूर्णतया लोचदार होती है। मतलब मांग में देखिए अनंत वृद्धि हो रहा है और मूल्य में थोड़ा सा अगर वृद्धि होगा तो मांग घटकर वह शून्य हो जाएगी, अक्ष पर आ जाएगी, इसलिए EP बराबर इन्फिनिटिव होता है। दूसरा था आपका पूर्णतया बेलोचदार मांग। तो जब मूल्य में कमी अथवा वृद्धि का मांग पर कुछ भी प्रभाव ना पड़े तो उसको हम लोग पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं। जैसे ये ग्राफ आप देख सकते हैं, मूल्य जब OP2 है, मात्रा या मांग आपका OQ ही है, मूल्य बढ़कर OP3 हो गया, मात्रा आपका OQ ही है, मूल्य घटकर OP1 हो गया, मात्रा आपका OQ ही है। तो ऐसी स्थिति में मूल्य घटने बढ़ने से मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो वो पूर्णतया बेलोचदार हो जाएगा, इसमें EP बराबर 0 होता है। उसके बाद है सम लोचदार मांग या इकाई लोचदार मांग। तो इसमें क्या है कि जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हो उसी अनुपात में मांग में परिवर्तन हो तो इसे सम लोचदार मांग कहते हैं। यहाँ जितना देखिए जितना मूल्य का दूरी है उतना ही मात्रा का दूरी होगा, मतलब समान मात्रा में है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सम लोचदार मांग। इसमें EP बराबर 1 होता है। अगला क्वेश्चन है लागत क्या है? स्पष्ट कीजिए कि अल्पकाल में औसत लागत, औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत के योगफल के बराबर होता है। तो वस्तुओं का उत्पादन करते समय प्रत्येक फर्म कच्चा माल तथा उत्पादन के साधनों, कारकों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी आदि, जिन्हें आगत मतलब इनपुट कहते हैं, का प्रयोग करते हैं। इन आगतों पर होने वाले व्यय को उत्पादन की लागत कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि TC बराबर TFC प्लस TBC होता है। सबको औसत में बदलने के लिए उत्पादन की मात्रा से भागा दे देंगे, और उत्पादन की मात्रा है X, X से भागा दे दिए तो मेरा TC X बन गया AC, TFC भागा X बन गया AFC, और ये TBC बन गया ABC। तो जहाँ X उत्पादन, TC कुल लागत, TFC कुल स्थिर लागत, TBC कुल परिवर्तनशील लागत, AC औसत लागत, AFC औसत स्थिर लागत, ABC औसत परिवर्तनशील लागत है। तो ये आप ग्राफ देख सकते हैं, अभी जस्ट ऊपर में समझाए थे, ऊपर भी यही क्वेश्चन था, एक पार्ट था कि औसत लागत U आकार की Q होती है, उसमें ये चीज़ बता चुके हैं। तो सेम वही चीज़ इसमें भी लिखना था, इसलिए अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं को लिखिए। एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म कब संतुलन में होगा? रेखा चित्र के माध्यम से समझाएं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहले पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है। तो बोल्डिंग के शब्दों में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु के बहुत सारे क्रेता तथा विक्रेता होते हैं। विक्रेता समरूप वस्तु को एक समान कीमत पर बेचते हैं। फर्म द्वारा कीमत निर्धारित नहीं की जाती बल्कि उद्योग द्वारा निर्धारित होती है। विशेषता क्या क्या है? तो फर्मों या विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। इसको आप डिटेल को पढ़ लीजिएगा, हम सीधे पॉइंट बता दे रहे हैं। क्रेताओं की संख्या अधिक मतलब खरीदने वाला का संख्या अधिक होगा, विक्रेताओं की संख्या मतलब बेचने का संख्या अधिक होता है। एक समान या समरूप वस्तु मतलब सभी एक ही जैसा वस्तु को बेचेंगे। फिर फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व छोड़ना मतलब कोई भी फर्म उद्योग में प्रवेश कर सकता है और घाटा होने पर उसको छोड़ सकता है, इसलिए स्वतंत्र प्रवेश व छोड़ना हो जाएगा। पूर्ण ज्ञान, क्रेता हो चाहे विक्रेता हो उसको बाजार का पूरा ज्ञान रहेगा, कीमत क्या है उसको पता रहेगा। पूर्ण गतिशीलता, इसमें साधनों का पूर्ण गतिशीलता होता है।
अब संतुलन, मतलब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका क्या था कि एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म कब संतुलन में होगा। तो संतुलन के हमेशा दो शर्त होंगे। पहला शर्त है एम आर बराबर एम सी होना चाहिए, और दूसरा शर्त है कि एम सी की रेखा एम आर रेखा को ऊपर से नीचे से ऊपर जाते हुए काटे। तो यहाँ आप ग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ पर आपका ये ए आर और एम आर का रेखा है और ये आपका एम सी का रेखा है। तो पहला शर्त क्या कहता है कि एम आर बराबर एम सी होना चाहिए। तो कहाँ कहाँ हो रहा है, तो यहाँ पर ये है आपका एम आर का रेखा, तो यहाँ कट रहा है, मतलब यहाँ एक बराबर हो रहा है और एक यहाँ बराबर हो रहा है। तो पहला शर्त जो दो जगह पूरा हो रहा है, एम आर बराबर एम सी। लेकिन दूसरा शर्त क्या कहता है कि एम सी की रेखा एम आर रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काटे। कहाँ से? नीचे से ऊपर जाते हुए काटे। तो यहाँ पर देखें नीचे से ऊपर जाते हुए काट रहा है, इसलिए संतुलन कहाँ होगा? ई बिंदु पर होगा। वस्तु का मूल्य ओपी रखेगा और मात्रा उत्पादन कितना करेगा? ओएम, फर्म संतुलन में रहेगा। तो ये दो शर्त है। चित्र में E1 बिंदु पर संतुलन नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ केवल एक ही शर्त पूरा हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक ही शर्त पूरा हो रहा है। ई बिंदु पर फर्म संतुलन में होगा क्योंकि यहाँ दोनों शर्तों की पूर्ति हो रही है। मतलब यहाँ पर क्या है होगा, क्या है कि यहाँ एम आर बराबर एम सी भी हो रहा है और एम सी की रेखा एम आर रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काट रही है। अब इसको हम लोग मैथमेटिकल देख लेते हैं। हम जानते हैं कि पाई बराबर आर माइनस सी होता है। पाई हो गया लाभ, आर हो गया आय और सी हो गया आपका लागत। अब यहाँ पर इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो पाई का हो जाएगा डी पाई बट्टा डी एक्स बराबर आर का हो जाएगा डी आर बट्टा डी एक्स और सी का हो जाएगा डी सी बट्टा डी एक्स। अब लाभ अधिकतम करने पर जो डी पाई बट्टा डी एक्स इसको हम लोग जीरो मान लेंगे तो मेरा बच जाएगा डी आर बट्टा डी एक्स माइनस डी सी बट्टा डी एक्स बराबर जीरो, बच गया जीरो। अब हम लोग क्या करेंगे, डी आर बट्टा डी एक्स लिखे, ये बराबर है, इसको उठा के बराबर के इधर ले आएंगे तो इस तरह बन जाएगा डी आर बट्टा डी एक्स बराबर डी सी बट्टा डी एक्स। अब ये डी आर बट्टा डी एक्स है तो टोटल का डेरिवेटिव मार्जिनल होता है, तो ये आर का डेरिवेटिव है इसलिए एम आर हो गया, और ये लागत का डेरिवेटिव है तो एम सी हो गया। तो पहला शर्त सिद्ध हो गया, एम आर बराबर एम सी। दूसरा शर्त क्या है कि इसका हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव निकाल देंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर पाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर आर बट्टा डी एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर सी बट्टा डी एक्स स्क्वायर। इसमें हम लोग लाभ अधिकतम करने पर क्या करेंगे कि इसको तो जीरो मान लेंगे और ये बराबर को हम लोग क्या करेंगे, लेस देन कर देंगे। तो मेरा हो जाएगा डी स्क्वायर पाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो। अब हम लोग फिर इसी तरह लिखेंगे, ये वाला लिखे डी स्क्वायर आर बट्टा डी एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर सी बट्टा डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो, लेस देन जीरो कर दिए। अब इसको उठा के इधर ले आएंगे तो इस तरह बन जाएगा। अब क्या है, यहाँ लिखा हुआ है 3 छोटा है 5 से, तो हम लोग इसको सीधा करके लिखेंगे 5 बड़ा है 3 से, इस तरह लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग पलट दिए, ये चीज़ ये इधर लिखेंगे और ये इधर लिखेंगे तो ये भी पलट जाएगा, ये जब इधर मुँह है तो इधर मुँह हो जाएगा। तो इस तरह हो गया। अब यहाँ से दो गो डेरिवेटिव है तो एक गो डेरिवेटिव को बाहर हम लोग निकाल देंगे। तो कैसे निकलेगा, यहाँ दो गो डी है तो एक गो डी बाहर निकल गया, फिर नीचे डी एक्स स्क्वायर तो एक गो डी एक्स बाहर निकल गया, तो अंदर में क्या बच जाएगा आपका, डी सी बच जाएगा और डी एक्स बच जाएगा। इस तरह बचेगा। तो ये जो डी डी एक्स है ये स्लोप को बताएगा, मतलब ढाल को बताएगा, और डी सी बटा डी एक्स है सो एम सी हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ एम सी। उसी तरह इसका भी हो जाएगा सेम, यहाँ दो गो है तो एगो बाहर निकलेगा डी डी एक्स और यहाँ पर क्या बचेगा डी आर बटा डी एक्स। अब ये क्या चीज़ को बताएगा, स्लोप को बताएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका एम सी एम आर हो जाएगा, स्लोप ऑफ एम आर। तो यही चीज़ यहाँ नीचे लिखा हुआ है, स्लोप ऑफ एम सी ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एम आर के। मतलब ग्रेटर कब होगा, तो यहाँ आप ग्राफ में देखिए ग्रेटर कब होगा एम सी, जब नीचे से ऊपर काटते हुए ऊपर की ओर जाएगा, मतलब एम आर को क्या होगा, नीचे से काटते हुए जब ऊपर की ओर जाएगा तब आपका एम सी ग्रेटर देन हो जाएगा एम आर से। तो ये आपका सेकेंड शर्त पूरा हो जाएगा यहाँ पर इस बिंदु पर, इसलिए यह संतुलन है। अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, जीडीपी से राष्ट्रीय आय की गणना आप कैसे करेंगे, व्याख्या कीजिए। तो किसी भी देश में निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित हुई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। जीडीपी गणना के लिए 3 निष्पत्तियाँ इस प्रकार है, मतलब ऊपर ये क्वेश्चन है उसी को ही रिपीट किया गया है, तो सेम वही आंसर है, आप लोग देख सकते हैं। मतलब ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन कौन क्वेश्चन है, तो यहाँ हम दिखा देते हैं, अभी तुरंत दिखा देते हैं। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन और आपका 18 नंबर क्वेश्चन में सेम है, सेम क्वेश्चन है। जीडीपी से आप कैसे आप गणना करेंगे, तो यही चीज़ है।
तो वहाँ भी वही चीज़ है, तो दोनों का आंसर सेम है। तो अब हम लोग 18 भी देख लीजिए, इसे 18 धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं। सेम क्वेश्चन का है, सेम आंसर वही सेम रहेगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में किस प्रकार साख पर नियंत्रण करता है, व्याख्या कीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है। तो साख नियंत्रण की प्रमुख विधियां, तो आरक्षित जमा कोष में परिवर्तन करके सभी अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों को अपनी कुल जमा की एक निश्चित नियंत्रित राशि आरक्षित कोष के रूप में केंद्रीय बैंक के पास जमा करनी पड़ती है। यह आरक्षित कोष जितना अधिक होता है, व्यावसायिक बैंक के पास नकदी जमा उतनी ही कम हो जाती है और उसी अनुपात में साख का सृजन कम हो जाता है। इसके विपरीत आरक्षित कोष में कमी से साख का सृजन अधिक होता है। दूसरा है बैंक दर में परिवर्तन। बैंक दर में परिवर्तन करके भी साख पर नियंत्रण किया जा सकता है। बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है। बैंक दर में ब्याज दर प्रभावित होता है। बैंक दर में वृद्धि करके साख की मात्रा को कम किया जा सकता है और बैंक दर में कमी करके साख की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। तीसरा है खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय केंद्रीय बैंक के द्वारा बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना है। प्रतिभूतियों का क्रय कर साख की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है और विक्रय करके साख की मात्रा को घटाया जा सकता है। फिर आपका सीमांत कटौती में परिवर्तन। व्यापारी लोग अपनी वस्तुओं को व्यापारिक बैंकों के पास प्रतिभूतियों के रूप में रखते हैं और बदले में ऋण लेते हैं। बैंक पूरी प्रतिभूति अथवा जमानत मूल्य के बराबर ऋण नहीं देते हैं, उसमें कुछ कटौती करते हैं। इसे सीमांत कटौती कहते हैं। सीमांत कटौती में परिवर्तन करके साख पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। और लास्ट पॉइंट है नैतिक दबाव। तो नैतिक दबाव के अंतर्गत केंद्रीय बैंक साख संस्थाओं पर नैतिक दबाव डालकर उन्हें संबंधित नीति अपनाने के लिए बाधित कर सकता है। तो बच्चों, ये थे आपके इकोनॉमिक्स 8 विषय के इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। और जो बच्चा को आपको इंग्लिश में इसको देखना है तो वो मेरे साइट पर जाकर, मतलब साइट कहाँ मिलेगा, क्रोम ब्राउज़र में जाके आपको लिखना है DRGP82। इसको जब आप लिख के सर्च कीजिएगा तो आपको फर्स्ट में ही दीपक कुमार लिखा हुआ मिलेगा। दीपक कुमार, फिर से हम बता दे रहे हैं क्या मिलेगा, दीपक कुमार। बस दीपक कुमार को जब क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर आपको जैक एग्जामिनेशन, नीचे में सबसे नीचे में बढ़िएगा तो आपको नीचे में जैक एग्जामिनेशन सॉल्यूशन करके एक मिलेगा पॉइंट, उसको आप क्लिक कीजिएगा तो ये खुल जाएगा। वहाँ इकोनॉमिक्स का खोलिएगा और यहाँ पर आपको दाहिने साइड में आपको ट्रांसलेटर का एक वो आइकन दिखेगा। उसको जब आप क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारा भाषा में खुल जाएगा। आपको इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेना है तो ये सारा आपका इंग्लिश में दिखने लगेगा। बस आप अपना इंग्लिश में कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।